नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजेनरेटिव डिस्क के बारे में या स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 80 to 90% पीपल एक्सपीरियंस बैक पेन इन देयर लाइफ टाइम। मीन्स अपने लाइफ टाइम में 80 to 90% को कभी ना कभी बैक पेन एक्सपीरियंस होगा। उसमें से 11% मेन और 16% विमेन को क्रॉनिक बैक पेन होता है। इसमें से 45% कॉज होता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज के वजह से। तो ये नॉर्मल स्पाइन है, ये लोअर स्पाइन हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ 5 वर्टिब्रे है, L1, L2, L3, L4, L5 और फिर सेक्रम आ जाता है, इसे सेक्रम कहते हैं। ये बोन्स के बीच में आप देखो तो ये डिस्क होती है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करती है और मोबिलिटी देती है स्पाइन में। और यहाँ पीछे से नर्व आती है जो आपके लेग्स में मसल और सेंसेशन देती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इस लेवल पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सिर्फ नर्व रूट्स नीचे आती हैं जिसे कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं, और ये नर्व रूट्स डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज के कारण दब सकती है। तो पहले तो हम डिस्क का स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपने ताड़ गोला फ्रूट देखा होगा तो डिस्क उसी प्रकार होती है जब वो नॉर्मल होती है, मीन्स जेल वगैरह अच्छे टेंशन में होता है और अच्छा सपोर्ट देती है। अगर आप ताड़ गोले में सुई डाल के पानी निकाल दो तो ताड़ गोला कैसे फ्लॉपी हो जाता है। तो वैसे ही जैसे हम एज करते हैं या कभी कभी रिपीटेड मूवमेंट्स के कारण, रॉन्ग मूवमेंट्स के कारण, रॉन्ग वेट लिफ्टिंग, या कई लोग पावर टूल से काम करते हैं, झुकने का काम करते हैं, झुक के टर्न करने का काम करते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम जल्दी होता है। तो डिस्क का सेंटर जो जेली है उसका वाटर कंटेंट कम होने लगता है। वाटर कंटेंट कम होने से क्या होता है, डिस्क फ्लैट होने लगती है और वर्टिकल हाइट कम होने लगती है। डिस्क तो एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसका न्यूट्रिशन सबकॉन्ड्रल बोन से आता है। डिस्क के ऊपर जो बोन प्लेट है और डिस्क के नीचे जो बोन प्लेट है, आहिस्ते आहिस्ते डिस्क वीक होते जाता है, कंप्रेस हो जाता है और सेकेंडरी चेंजेस सबकॉन्ड्रल बोन में भी आने लगती है और डिस्क का न्यूट्रिशन कम होता है। इससे बीमारी और बढ़ती है। तो ये एन्युलस के फाइबर्स वीक होते हैं, इसमें टेयर्स आते हैं और फिर कभी कभार इस स्टेज पे भी डिस्कोजेनिक बैक पेन होता है कि डिस्क प्रोलैप्स नहीं हुआ है लेकिन एन्युलस वीक हो गया है और डिस्क डिहाइड्रेट हो गया और माइक्रो मोशन होने लगता है वर्टिब्रो के बीच में। तो इसमें रेडिकुलर पेन या साइटिका नहीं होता, बट बैक पेन होता है। आहिस्ते आहिस्ते जैसे डिस्क हाइट कम होती है तो डिस्क पीछे की तरफ से बाहर निकल सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो डिस्क प्रोलैप्स के भी 4 स्टेजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो सिक्वेस्ट्रेशन और प्रोट्रूजन में काफ़ी सिवियर पेन होता है पेशेंट्स को, और वो साइटिका के साथ आते हैं, कभी कभी नमनेस या पैर के मसल्स की वीकनेस के साथ आते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप ये एक स्पाइन का फंक्शनल यूनिट देखें जो मोबाइल यूनिट है, तो जब डिस्क नॉर्मल होती है 70% प्रेशर आगे के हिस्से में पड़ता है जहां वर्टेब्रे और डिस्क हो, और 30% प्रेशर पीछे के हिस्से में पड़ता है। जैसे डिस्क वीक होने लगती है, वर्टिब्रल हाइट कम हो जाती है, तो फेसेट जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और यहाँ माइक्रो इंस्टेबिलिटी के कारण नई बोन बनने लगती है और यहाँ फेसेट जॉइंट्स में भी आर्थराइटिस हो जाता है। जब वर्टिब्रल हाइट कम होती है तब पीछे जो लिगामेंट्स होते हैं कॉर्डा इक्वाइना या नर्व के आगे, वो भी बकल होते हैं। तो ये सब सेकेंडरी चेंजेस से आहिस्ते आहिस्ते बीमारी आगे से पीछे तक बढ़ती है। एक टाइम ये मोबाइल यूनिट में प्रॉब्लम आ गया, फिर वर्टिकल प्रोग्रेशन भी हो सकता है, एक वर्टिब्रा ऊपर नीचे सेम चेंजेस चालू होती है। तो इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो जैसे कि मैंने बताया शुरू में, जब ये डिस्क प्रोलैप्स नहीं होता है, डिस्कोजेनिक पेन होता है, तब पेशेंट लो बैक पेन के मल्टीपल एपिसोड्स के साथ आता है। अगर हम क्लिनिकली एग्जामिन करें तो नर्व टेंशन के साइन जैसे स्ट्रेट लेग रेजिंग हो गया, वो सब नहीं होते हैं।
और उन्हें हम गाइड करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ अगर आप प्रेशर चार्ट देखो तो मिनिमम प्रेशर होता है जब आप खड़े होते हो, जब आप बैठते हो तो प्रेशर बढ़ता है, जब भी आप बैठ के आगे लीन करते हो प्रेशर और बढ़ता है डिस्क के अंदर, एकदम आगे फॉरवर्ड होते हो तो डिस्क का प्रेशर और बढ़ता है, अगर आप खड़े होके झुक रहे हो तो प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और अगर झुक के वेट उठा लिया तो प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये सब हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि पोस्चर करेक्ट रखिए, वेट लिफ्टिंग नहीं करिए, घुटने पे बेंड करके चीज़ें उठाइए ताकि बैक पे जोर नहीं पड़े, और बैक मसल स्ट्रॉन्ग करे। इसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होती है लोगों को फैमिलीज में, और एज के साथ ये बढ़ता है। अगर आप करेक्टिव एक्शन नहीं लें तो फिर ये बीमारी आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ती है। स्मोकर्स में भी इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, और पावर टूल जो उठाते हैं या जिम में रॉन्ग वर्कआउट करते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है इसका। तो आगे चल के ये बीमारी पहले पीछे की तरफ प्रोग्रेस होती है, फिर ऊपर नीचे के सेगमेंट्स में प्रोग्रेस होती है, और उसके बाद अगर ये बीमारी बढ़ती गई तो यहाँ जो ओपनिंग है जहाँ से नर्व आती है उसको फोरामिनल स्टेनोसिस बोलते हैं, जहाँ कॉडा इक्वाइना जाता है सेंटर में जो कैनाल है उसको कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। ये सब हो सकता है। कभी कभार इंस्टेबिलिटी के कारण एक वर्टिब्रा आगे खिसक सकता है, तो ये प्रोग्रेस हो सकता है। कभी एसिमेट्रिक डिस्क कोलैप्स हुआ तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। ये सब सेकेंडरी चेंजेस है डिजेनरेटिव डिस्क के। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट की कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि L4 या L5 का डिस्क प्रोलैप्स है, टांगों में एग्जामिनेशन के टाइम हम सेंसेशन कहाँ देखते हैं, और मसल कौन सी एग्जामिन करते हैं फाइंड आउट करने को कि कैसे कौन सा लेवल डिस्क का इन्वॉल्व है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, थम्स अप दबाइए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।